हाँ, फराद को एक फराद एक जाविया को लाया दो चॉकलेट। देखिए, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने पढ़ा था कि हम ऑप्टिक को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और वो है हमारे, एक है रे ऑप्टिक और दूसरा है वेव ऑप्टिक। तो जो ये वेव ऑप्टिक वाला पोर्शन है, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं अभी। रे और वेव के पीछे का रीजन क्या है? वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स में जो शुरू में हमने चीजें समझी थी ना, ड्यूअल नेचर, जिसमें आपका एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। तो ये पार्टिकल और वेव नेचर जो हमने पढ़ा है वो मैटर के लिए पढ़ा है। इसी तरह जो लाइट है, लाइट, इट इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैटर। और लाइट में जो मैटर का पार्टिकल होता है वो होता है आपका फोटोन पार्टिकल। ठीक है। इसकी एग्जिस्टेंसी की अगर बात की जाए तो ये तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन इट इज इन मोशन। तो ये फोटोन जब ट्रैवल करेगा तो इसके साथ साथ ना एक वेव एसोसिएटेड होगी। तो ये आपकी ड्यूअल नेचर के बारे में बताता है। यानी कि ये लाइन जो है वो सिग्निफाई करती है इसके पार्टिकल को, और जो इसकी वेव है वो सिग्निफाई करती है वेव को। तो आपके टोटल मिलाकर दो नेचर शो होते हैं लाइट के। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ऑप्टिक में, आपने ऑप्टिक को दो तरीके से क्लासिफाई करा था। रे ऑप्टिक, रे ऑप्टिक, और दूसरा था वेव ऑप्टिक। तो जो हमारा रे ऑप्टिक है और जो हमारा वेव ऑप्टिक है, इनका क्या मतलब है? रे ऑप्टिक ना सिंपली पार्टिकल नेचर को दर्शाता है, और ये हमारे वेव नेचर को दर्शाता है। अब इसका वेव होना किस तरीके से सिग्निफाई, आदि मुझे दियो। तो ये वेव नेचर ना किस तरीके से सिग्निफाई होता है, हम पूरे चैप्टर में इस चीज को पढ़ेंगे। वेव नेचर बाद में सिग्निफाई हुआ है, वेव के बारे में आपको पहले से पता था। तो जब किसी चीज का पता होता है ना, तो आपको पता है कि अगर कहीं पर वेव एग्जिस्ट करेगी तो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस नेचर होता है। उसके अलावा आपका स्कैटरिंग फिनोमेना होता है, स्कैटरिंग फिनोमेना। उसके अलावा एक होता है डिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो इन सब के जो नाम है, ये सारे फिनोमेना, ये सब आपने वेव के अंदर सुने होंगे। दो तो सुने होंगे एटलीस्ट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग आपने सुना होगा लेकिन वो वेव को रिलेट करके नहीं सुना होगा। वेव स्कैटरिंग का नाम जरूर सुना होगा। तो अगर कोई चीज इस तरह का इस तरह का पैटर्न शो कर रही है, तो इनका पता है मतलब क्या बैठता है? इनका सिंपली मतलब बैठता है कि जो भी चीज का आप स्टडी कर रहे हो, इट इज बिहेव्स लाइक अ वेव। आ रही है बात समझ? जी सर। ठीक है। अब कुछ थ्योरीज हैं
जिनकी हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली थ्योरी है आपकी न्यूटन कॉपर्स्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी की जो इन्वेंशन थी या इसके स्टडी की थी वो 1675 में की थी। ईयर बहुत ज्यादा मैटर करेंगी यहाँ पर, आपको याद नहीं रखनी। याद करने के लिए या समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप ना हेडिंग डालिएगा, चैप्टर की हेडिंग डालिएगा वेव ऑप्टिक, और उसके बाद लिखिएगा न्यूटन कॉपर्स्कुलर थ्योरी। जब लिख लें तो बताइएगा मुझे। जी सर, लिखते हैं। अब इस थ्योरी के कुछ पॉइंट हैं, आप वो पॉइंट लिखिएगा। न्यूटन की ना एक बहुत फेमस बुक है ऑप्टिक। इसके बारे में उन्होंने थ्योरी की बात की है। तो आप लिखिएगा पहला पॉइंट थ्योरी का। बोलूं? जी सर। लिखिएगा पहला पॉइंट, एवरी लाइट सोर्स, एवरी लाइट सोर्स emit tiny particles, एवरी लाइट सोर्स emit tiny particle। जो भी लाइट सोर्स हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एमिट करते हैं। एमिट टाइनी पार्टिकल्स, उन पार्टिकल को ही बोलते हैं आप कॉर्पसल्स। इसका हो सकता है मैं ना प्रोनाउंसिएशन कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन स्पेलिंग यही है। ये छोटे छोटे पार्टिकल, मान लो कोई भी लाइट एमिटिंग सोर्स है आपका, ये एक लाइट एमिटिंग सोर्स है। तो ये जो पार्टिकल को एमिट करेगा, ये मानकर चला उन्होंने। अब वो जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ से जो पार्टिकल जा रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल, इन्हीं को क्या बोला गया है, कॉर्पसल्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, दीज पार्टिकल्स आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दीज पार्टिकल आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दीज पार्टिकल आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन with different speed in different medium, with different speed in different medium, with different speed in different medium। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द स्पीड ऑफ लाइट would greater in denser medium। The speed of light would greater in denser medium।
द स्पीड ऑफ लाइट वुड ग्रेटर इन डेंसर मीडियम। और जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखिएगा। अगर कुछ छूट जाए तो बता दीजिएगा मुझे। हो सकता है मेरी आवाज वगैरह ब्रेक कर जाए तो उस वजह से आप ना लिख पाए, तो आप बता दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द corpuscles ऑफ द corpuscles। लिखा? जी सर। ठीक है। एक नोट करके लिखिएगा इसी थ्योरी के नीचे, नोट करके। द above theory explain the above theory explain खुला हुआ है ऑलरेडी। द above theory explain the rectilinear propagation। The above theory explain the rectilinear propagation। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब होता है कोई भी चीज अगर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो अपनी थ्योरी के अंदर ना उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो पार्टिकल्स हैं लाइट के जो सोर्स से निकल रहे हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल दे आर ऑलवेज ट्रेवलिंग इन अ सेम 11 इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो अलग अलग कलर की लाइट होती है उनके अलग अलग शेप और साइज के कॉर्पसेल्स होते हैं, इस वजह से उनकी शेप और साइज अलग अलग होती है। लेकिन कलर का, लाइट के कलर का दिखना ना, उस फिनोमेना को अलग तरीके से डिफाइन करा गया था आगे, कि कोई भी लाइट किस कलर की दिख रही है। उन्होंने तो ये बोल दिया था कि अगर लाल कलर के शेप और साइज के पार्टिकल या कॉर्पसेल्स निकलेंगे तो उसी एक स्पेसिफिक कलर के निकल रहे हैं उसमें से, इसलिए वो लाल नजर आ रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, सारे फोटोन का साइज जो है वो सेम माना जाता है ऑलमोस्ट। तो इस थ्योरी ने ना इस थ्योरी ने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। इसने कुछ ही चीजों को बताया था, जैसे कि जो आपने नोट लिखा है उसी में लिखिएगा कॉमा लगाकर। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन can be explained by this theory। गुलजार, can be explained by this theory but interference, comma diffraction and polarization। interference, comma diffraction and polarization। interference, comma diffraction and polarization। and polarization cannot be explained by this theory।
कॉल आ रही है किसी की? कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, लिख लिया? जी सर। ठीक है, बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास, क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें भी हम। सेकंड नंबर पर आप लिखिएगा HUYGEN, ह्यूगन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसका जो डेट था ना, वो था 171678, 1678 में। देखो, इसके 3 साल बाद ही थ्योरी प्रपोज्ड हो गई थी, जो लाइट के वेव नेचर को बताती है। तो ये हेडिंग डालिएगा, और डालने के बाद मुझे बताइएगा, फिर मैं लिखाता हूँ। जी सर मैं। सर लिख लिया। ठीक है, अब लिखिएगा, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर अ मीडियम। It explain it explain rectilinear propagation. It explain rectilinear propagation, comma reflection, comma refraction, rectilinear propagation, comma reflection, comma refraction, comma interference, comma diffraction। भाभी, इसको वो चढ़ गया देखो कट्टे के ऊपर। इंटरफेरेंस, कॉमा डिफ्रैक्शन, बट नॉट पोलराइजेशन, बट नॉट पोलराइजेशन। एक थ्योरी दी थी ह्यूगन ने, उन्होंने बोला था वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन वेव का जो मोशन है वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। और यहां से जो आपके वेव के नेचर होते हैं, जैसे कि आपका, ये तो पार्टिकल नेचर में आता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये तो एक्सप्लेन हो गए थे इससे भी। उसके अलावा दो और चीजें हुई थी, एक आपका इंटरफेरेंस, इससे एक्सप्लेन हो गया था। दूसरा डिफ्रैक्शन हो गया था एक्सप्लेन। लेकिन ना, पोलराइजेशन इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। और पोलराइजेशन भी एक वेव फिनोमेना है, तो ये इनसे एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। इस तरह से ना, होले 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 करके आप देखिएगा। पार्टिकल नेचर उन्होंने बोला, इन्होंने बोला वेव होती है, ह्यूगन ने। फिर कुछ वक्त के बाद में तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम है फॉकल्ट, FOU। इसके बीच में ना और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन मेन मेन हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। FOU, CAULT, इन 1850। ठीक है, एक ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम लिखिएगा, उसके बारे में बताता हूँ। 1850 में, काफी टाइम के बाद देखो यहाँ पर चेंज आया है इसके बारे में। जी सर। इसमें लिखिएगा, ही शोज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। He shows that the speed of light in water is less than the speed of light in air।
स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इससे ना, यहाँ पर उन्होंने एक चीज को कंफर्म किया था कि लाइट की स्पीड जो वाटर के अंदर होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू एयर। तो ऊपर आपने ना कॉपरनिकस थ्योरी के अंदर या कॉर्पसलस थ्योरी, न्यूटन थ्योरी जो है, कॉपरनिकस कह रहा हूँ, कॉर्पसलस थ्योरी जो है, इसमें एक लाइन लिखी है, इसको पढ़िए, कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम मीडियम इज लेस। डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, ये लिखी है आपने। लिखिए ग्रेटर इन डेंसर मीडियम, थर्ड लाइन या सेकंड लाइन जी लिखिए सर। उसको। तो यहाँ पर वो बात जी गलत हो सर। जाती है, वो बात यहाँ पर गलत हो जाती है। एक कंफर्मेशन ऊपर वाली थ्योरी से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आकर उसको फॉकल्ट ने थ्रू फॉकल्ट जो थे इन्होंने इसको सिग्निफाई किया था। इसके बारे में लिखिएगा इसी में कंटिन्यू करके। आपने लिखा है ही शोज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज, कंटिन्यू करके लिखिएगा, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस, that is the speed of light in denser medium is less। और ये जो एक कंफर्मेशन होता है आपके वेव नेचर का, कि अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहे हैं तो क्या होगा, आप रेयर से डेंसर जा रहे हो तो आपकी जो वेव की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो ये जो है इस चीज को कंफर्म करता है फौकल्ट का ये जो पॉइंट है, कि जब आप रेयर से डेंसर मीडियम जा रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका वेव नेचर शो हो रहा है। तो इसमें फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, फुल स्टॉप नहीं, क्या लिखा है आपने, स्पीड ऑफ लाइट इज डेंसर इन डेंसर मीडियम इज लेस, ये लिखा, जी सर। विच कंफर्मिंग द प्रोडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल, विच कंफर्मिंग द प्रोडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल, विच कंफर्मिंग द प्रोडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल। देखिए इसी के पहले ना एक जनाब थे जो वेव मॉडल के ऊपर काफी सारी बात कर गए थे, और वो काफी रिलीवेंट बातें थी, जिनका नाम था यंग्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। और ये जो आप नाम सुन रहे हो ना अभी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये तो आपने पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे के सारे आपके वेव ऑप्टिक को सिग्निफाई करते हैं। तो हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो आप फोर्थ नंबर पर लिखिएगा, थॉमस यंग इन 1801, थॉमस यंग इन 1801, इनके बारे में लिखिएगा, he performed his famous interference experiment, he performed his famous interference experiment। It was firmly established that it was firmly
established that light is a wave phenomena. लाइट इज अ वेव फिनोमेना। इनका जो इंटरफेरेंस वाला पैटर्न था, उसके फॉर्म होने के बाद में उन्होंने इस चीज को सिग्निफाई कर दिया। मैं आपको ना एक बार इंटरफेरेंस बता देता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, एकदम समझ में नहीं आएगा। ऐसे करके आप स्लिट्स लगा लो और यहाँ से लाइट पास कराओ एक सोर्स से, तो लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव जाएगी। उससे क्या होगा, लाइट कहीं कहीं से पास करेगी, कहीं कहीं से पास नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा। इतने हिस्से में पार्टिकल होती तो सिर्फ एक जगह दिखाती, इतना रीजन पे पार्टिकल होंगे, इतने रीजन पे लाइट होगी, बाकी नहीं होगी। तो ये किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न शो, सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न शो होता है। डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, यहाँ से लाइट कभी कभी ऐसे करके निकलती है। ये फिनोमेना डिफ्रैक्शन फिनोमेना कहलाता है। तो आपकी जो वेव्स हैं वो इस तरीके से निकलेंगी, और ये वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस या इंटरफेयर करना। ठीक है। तो मेनली यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्मेशन दिया था कि लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है। अब उनके ही अकॉर्डिंग चल रहे थे, मतलब एक बंदा उसको लाइट को पार्टिकल नेचर बता गया, एक वेव नेचर बताया, इन तीनों ने वेव नेचर बताया। फिर आगे चल के इस पर बहुत सारी बहस चलती है बहुत सारे साइंटिस्ट में। लास्ट में आके हम इसके दोनों नेचर को मानते हैं कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है। और आपके जो मेन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था डी ब्रोगली, उन्होंने इस चीज को सिग्निफाई किया था कि लाइट ही नहीं, जितने भी मैटर होते हैं दुनिया में, वो दो तरह के नेचर शो करते हैं। ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और ये वेव नेचर भी शो करते हैं। ठीक है। इनको मर्ज करके नहीं पढ़ा अभी तक किसी ने। पार्टिकल नेचर को अलग पढ़ा जाता है, वेव नेचर को अलग पढ़ा जाता है। सारे एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर के लिए भी सेम होते हैं, वेव नेचर के लिए जो 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 रिक्वायरमेंट होती है वो वेव नेचर में सिग्निफाई हो पाती है। ठीक है। तो लिखिएगा इसमें आगे, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज फाउंड टू बी, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, एक मिनट रुक जाइए। हम क्या बता रहा था, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल, the wavelength of the visible light is found to be extremely small, due to which, ड्यू, ये नोट में लिखिएगा, ये मेरी माने आप तुम नोट करके लिखिएगा। द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल, कॉमा लगाकर लिखिएगा, ड्यू टू विच लाइट कैन बी अज्यूम्ड एज, लाइट कैन बी एक्सट्रीमली अज्यूम्ड एज, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब बहुत छोटी वेवलेंथ बनेगी ना आपकी, मान लो एक पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है,
और उसकी वेवलेंथ सिर्फ यहां बन के यहीं खत्म होती चली जा रही है, तो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ भी नहीं बन रही। इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, इस पॉइंट के थ्रू हम पार्टिकल नेचर मानेंगे। ठीक है। अब जी सर। एक चीज आती है, वो है पार्टिकल नेचर के लिए, कि अगर आपको किसी चीज को ट्रेवल कराना है या एनर्जी को ट्रांसफर कराना है विद द पार्टिकल, तो पार्टिकल से पार्टिकल में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, मान लो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचानी है, तो वो पार्टिकल से पार्टिकल जो पहुंचेगी, वो एक तरीके से पहुंच सकती है कि पार्टिकल अपनी एनर्जी अगले वाले को ट्रांसफर करे। यही तरीका होता है। अदरवाइज दूसरा तरीका, एक सेकंड रुक जाइए। तो बार बार कॉल आ जाती है, टॉपिक पढ़ा रहे हो, डिफरेंस शुरू हो जाता। एक बात मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था छोटी वेवलेंथ बनती है ना, तो वो पार्टिकल नेचर को सिग्निफाई करती है। आपकी सबसे लास्ट में आकर आप एक थ्योरी और पढ़ते हैं, 5वें नंबर पर, जो है मैक्सवेल थ्योरी। इसका पूरा चैप्टर पढ़ा है आपने मैक्सवेल थ्योरी के ऊपर। तो मैक्सवेल थ्योरी क्या होती है, वो वेव नेचर को शो करती है। अब ये वेव नेचर मैक्सवेल थ्योरी किस तरीके से सिग्निफाई करेगा, कि जो वेव होती है ना, जैसे कि सूरज है, अब सूरज से जो लाइट आ रही है, उसको अर्थ तक आने के लिए अगर ये पार्टिकल नेचर होता, तो पूरे हिस्से में पार्टिकल चाहिए थे इसको ट्रैवल करा के लाने के लिए। लेकिन एक तरह की ना वेव होती है, जो यहाँ से लाइट को उसको ट्रैवल करा के लेके आ जाती है यहाँ तक। तो पार्टिकल बिना मीडियम के अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं रेडिएशन फिनोमेना। और जो रेडिएशन फिनोमेना होता है, ये एक तरह का वेव फिनोमेना होता है। तो जितने भी साइंटिस्ट इसके बाद आए, वो सारे के सारे वेव नेचर के बारे में इसके बात करते चले आए। इन्हीं के साइड बाय साइड बहुत सारे लोगों ने इसको बोला था कि ये आपका पार्टिकल नेचर भी है। तो जब इसके भी सारे सिग्निफिकेंस मिल रहे हैं, इसके भी सिग्निफिकेंस मिल रहे हैं, तो मिलाकर उन्होंने इसको ड्यूअल नेचर मान लिया। लेकिन हम बुक में कैसे पढ़ते हैं इसको, रे ऑप्टिक में इसके सारे रे ऑप्टिक वाले पोर्शन को पढ़ते हैं, और वेव ऑप्टिक में आप इसके पूरे वेव नेचर को पढ़ते हैं। जिसमें रे ऑप्टिक में आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ही आता है मेनली। वेव में आता है आपका इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। तो ये तीन चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, ये क्या होती हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो मैक्सवेल थ्योरी क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। आपने पढ़ रखी है, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, तो 2 मिनट को आप ज्वाइन कीजिएगा पहले इसी मीटिंग पर, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। ओके सर। पैसे डलवाएगी।